नमस्कार। एक बार फिर स्वामी विवेकानंद विद्यालय परिवार के आधिकारिक यूट्यूब चैनल विवेकानंद क्लासेस में मैं आकाश त्रिपाठी अंकित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए एक बार पुनः आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। आपके लिए मैं लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संकलन। तो आपके सामने पहला सवाल है, लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? खाली स्थान है यहाँ पे भरना है। पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा प्लीहा, तीसरा हृदय, चौथा आमाशय। तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनका जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। इसके पश्चात ये नष्ट हो जाती हैं। तो नष्ट होने के बाद में ये कहाँ नष्ट होती हैं? प्लीहा में। ये जो है इनकी कब्र स्थल होती है वो प्लीहा में होती है। इसलिए लाल रक्त कणिकाओं का जो कब्रगाह होता है वो प्लीहा को कहा जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में ब्लड बैंक कहा जाता है, नीचे लिखा भी है ब्लड बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ऑप्शन पहला है अमोनिया, दूसरा यूरिया, तीसरा यूरिक अम्ल, चौथा अमीनो अम्ल। तो जो भी जलीय प्राणी होते हैं जैसे मछली, उनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। और जो भी संकार्डेटा के प्राणी हैं, स्पेशली स्तनधारी प्राणी जैसे गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य आदि, तो उसका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वह यूरिया होता है। और जो पक्षी होते हैं, पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है। तो मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मछलियों में जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो अमोनिया होता है। अगला सवाल, संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं एपिडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम, बी तथा सी दोनों। तो पौधों में दो प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं। दो प्रकार के जो है पौधों में वो संवहन ऊतक होते हैं, दो प्रकार के। एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जा से जल होता है, मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, जा से जल और फा से फूड। तो जाइलम जो होता है वो जल का संवहन करता है, फ्लोएम पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन का संवहन करता है। अतः संवहन ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी फॉर डॉग। अगला सवाल, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो जो परिसंचरण तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। तो दो प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। जो भी स्तनधारी प्राणी हैं, संकार्डेटा के प्राणी हैं, उनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और जो कीट वर्ग हैं, कीट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जैसे काकरोच है, गुबरैला है, तिलचट्टा है, इनमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काकरोच में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल रहा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उपोत्पाद निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन 1 ऑक्सीजन, अगला ग्लूकोज, अगला जल तथा लास्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रश्न को जल्दबाजी में पढ़ते हैं, इसलिए उनका आंसर गलत हो जाता है। ध्यान देंगे, मुख्य उप उत्पाद, यहाँ पर उप उत्पाद है, उत्पाद, उप उत्पाद, उप का मतलब यहाँ पे सहायक।
तो जैसा कि आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो मुख्य उत्पाद होता है वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज के साथ साथ जो उप उत्पाद होता है, सहायक उत्पाद होता है, को प्रोडक्ट होता है, वो ऑक्सीजन होता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा ऊतक जल तथा घुलनशील लवण के मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचाती है? तो यहाँ पर फिर एक बार पौधों में संवहन ऊतक की बात हो रही है। तो जैसे मैंने बताया था, जा से जल होता है और फा से फूड होता है। तो जाइलम का कार्य होता है जल संवहन, जाइलम करेगा जल संवहन, ठीक है। जाइलम का कार्य है जल संवहन और फ्लोएम का कार्य है भोजन का संवहन। तो चूंकि अब यहाँ पर जल की बात हो रही है, पत्तियों तक पहुँचाने की बात हो रही है, तो जैसे जल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो जाइलम होता है वो जल और भूमि से जो घुलनशील लवण होते हैं, खनिज लवण होते हैं, उनको मूल रोम के द्वारा, जड़ों के द्वारा अवशोषित करके पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य करता है। इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि कौन सा ऊतक जल तथा घुलनशील लवण के मूल रूप से पत्तियों तक पहुंचाता है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका ऑप्शन बी ही हो जाएगा ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन बी हम लोग कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह कहलाती है? तो यहाँ पे 4 प्रकार की प्रक्रियाएं लिखी हुई हैं। एक है श्वासोच्छ्वास, दूसरा श्वसन, तीसरा निःश्वसन और चौथा प्रश्वसन। तो ध्यान देंगे, ये चारों जो हैं प्रक्रियाएं वो श्वसन से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न को करने से पहले आगे स्लाइड है, उसको देखते हैं पहले हम। एक मिनट, अभी देखते हैं, ये देखते हैं। जीवों के द्वारा ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। आमतौर पे किसी छात्र से पूछो कि श्वसन क्या है, तो उसका जवाब यही आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेना ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना श्वसन कहलाता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पे देखेंगे, जीवों के द्वारा ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना श्वासोच्छ्वास कहलाता है, ठीक है। दूसरी प्रक्रिया क्या है देखें, श्वसन क्या है देखें। श्वसन जीवों में एक होने वाली ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया का मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के योग वाली प्रक्रिया है। तो श्वसन जीवों में होने वाली एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, जिसमें वातावरण से क्या लिया जाता है, वातावरण से ऑक्सीजन, जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन लेकर भोजन का दहन किया जाता है, भोजन को पचाया जाता है, तोड़ा जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है। जब भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है, दहन हो जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ऊर्जा हमको मिल गई, ऑक्सीजन का हमने प्रयोग कर लिया, और ऊर्जा और ऑक्सीजन का प्रयोग करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो श्वसन जीवों में होने वाली एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन लेकर भोजन का दहन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त की जाती है। उसके बाद में तीसरा है निःश्वसन, जिसको अंतः श्वसन भी कहते हैं। जीवों के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना निःश्वसन कहलाता है। श्वसन में 2 चरण होते हैं, एक वायु को अंदर लेना, एक वायु को बाहर निकालना। तो ऑक्सीजन को अंदर लेने की प्रक्रिया को हम निःश्वसन कहते हैं, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को प्रश्वसन या बहिःश्वसन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस प्रश्न को। अब इसमें पूछा क्या गया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे O2 लेने की बात हो रही है और CO2 बाहर निकालने की बात हो रही है। तो क्लियर हो गया है, अतः इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जीवों के द्वारा ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद एक प्रचलन अंग है, जो एक कोशिकीय जीव, यहाँ पे 3 एक कोशिकीय जीव दिए गए हैं,
पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा। तो आइए इसको समझते हैं, आगे स्लाइड जो है उससे देख करके हम लोग समझेंगे इसको। देखिए, जीवों के प्रचलन अंगों के नाम। तो सबसे पहले है पैरामीशियम। पैरामीशियम में जो गति होती है उसके लिए रोमाप पाया जाता है, जिसको हम अंग्रेजी में सिलिया भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में दूसरा है यूग्लिना। तो यूग्लिना में जो प्रचलन होता है वो कसाव के द्वारा होता है, जिसको हम फ्लैजिला भी कहते हैं। और तीसरा है अमीबा। तो अमीबा में जो प्रचलन होता है कूटपाद के द्वारा होता है, जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं अब इस प्रश्न का जवाब, कूटपाद किसमें पाया जाता है। तो हम आपको बता चुके हैं कि अमीबा में प्रचलन अंग क्या है, कूटपाद है। ठीक है। तो कूटपाद किसमें पाया जाएगा, अमीबा में पाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कूटपाद किसका प्रचलन अंग है, तो अमीबा का प्रचलन अंग है। आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, इनमें से पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। देखिए, जिस तरीके से मनुष्य व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देता है, उसी तरीके से पौधे भी जो उनके अंदर बनने वाले व्यर्थ पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकाल देता है। तो ऑप्शन ए है टैनिन, ऑप्शन बी रेजिन, ऑप्शन सी गोंद और डी है इनमें से सभी। तो जो पौधे होते हैं उनमें टैनिन भी उनका उत्सर्जी पदार्थ टैनिन भी होता है, रेजिन भी होता है और गोंद भी होता है। अतः इसका ऑप्शन डी सही हो जाए। इनमें से सभी, ये सभी पौधों के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 11वां प्रश्न, मानव रुधिर वहन करता है। वहन का तात्पर्य यहाँ पे परिवहन से है। इसमें रक्त के कार्य पूछे गए हैं, खून या रक्त क्या ले जाता है। तो जैसा कि आपको पता है, जो रक्त का पीएच है वो 7.4 होता है, ये आपको याद कर लेना है अच्छी तरीके से। और जो रक्त की प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, रक्त की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला है भोजन का वहन, और ऑप्शन दूसरा है ऑक्सीजन का वहन, ऑप्शन तीसरा है अपशिष्ट पदार्थों का, और चौथा है इनमें से सभी। तो गाइस, आपको पता है कि जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो उससे जो ऊर्जा होती है उसको रक्त सभी शरीर के अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो भोजन का भी एकदम सही है। और उसके बाद में रक्त जो है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, जिसके द्वारा भोजन का विखंडन होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीजन का भी वहन करता है, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद में जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है उसको भी बाहर निकालने का रक्त कार्य करता है। तो रक्त के कार्य या रक्त क्या वहन करेगा, भोजन का भी वहन करेगा, ऑक्सीजन का भी वहन करेगा और अपशिष्ट पदार्थों का भी वहन करेगा। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें रक्त के जो कार्य हैं वो ये सभी हो जाएंगे आपके, डी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, मानव श्वसन तंत्र में होता है। ऑप्शन ए स्वरयंत्र, ऑप्शन बी श्वास नली, ऑप्शन सी फेफड़ा और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो मानव का जो श्वसन अंग होता है, श्वसन तंत्र होता है, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया मुख्य अंग हो गए मुख्य, दूसरे हो गए सहायक, दूसरे हो गए सहायक श्वसन अंग। तो जो सहायक श्वसन अंगों की बात की जाए तो ये मुख्य कार्य नहीं करते। मुख्य श्वसन अंग में जो आता है वो फेफड़ा आता है। जो फेफड़ा है वो मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है। फेफड़ा मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है। और स्वरयंत्र, श्वास नली जिसको श्वसनिकाएँ भी बोलते हैं, उसके बाद में स्वरयंत्र, श्वास नली, नाक, ये सहायक अंग हैं। लेकिन जो फेफड़ा है वो मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि मानव श्वसन तंत्र में क्या होता है, तो स्वरयंत्र भी आते हैं उसी में, श्वास नली भी आएगी, फेफड़ा भी आएगा। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि मानव श्वसन तंत्र में क्या होता है। तो ये सभी अंग जो होते हैं वो मानव श्वसन अंग में होते हैं।
तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, मछलियों में श्वसन होता है। पूछा गया है कि मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती हैं। तो पहला ऑप्शन है ट्रैकिया द्वारा, दूसरा ऑप्शन है फेफड़ों के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है शरीर की सतह से, और चौथा ऑप्शन है क्लोम या गिल्स के द्वारा। तो गैस आपको बता दूं, जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के द्वारा कीटों में श्वसन होता है। जो कीट होते हैं वो ट्रैकिया के द्वारा श्वसन करते हैं। फेफड़े, जो भी कार्डेट्स हैं, कार्डेटा के प्राणी हैं, संग कार्डेटा के, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी और जो पक्षी हैं, वो फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। शरीर की सतह के द्वारा जो है वो केचुआ, केचुआ जो होता है वो शरीर की सतह के द्वारा श्वसन करता है। और मेढक में भी, मेढक में भी जो होता है वो त्वचा के द्वारा होता है। और जो मछलियाँ होती हैं वो क्लोम के द्वारा श्वसन करती हैं, जिसको गिल्स भी कहते हैं। तो मछलियों में श्वसन गिल्स या क्लोम के द्वारा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17वां पेज है आपके ख्याल सामने खुल के आया है, जो कि 14वां प्रश्न है। प्रश्न है, हमारी मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है। तो जब हम लगातार कार्य करते हैं तो हमको थकान महसूस होने लगती है। ज़्यादा कार्य करने के कारण हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो है शरीर में लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें जो है थकान महसूस होती है और हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, जिसको हम क्रैम्प बोलते हैं, क्रैम्प आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि अत्यधिक कार्य करने के कारण हमारी पेशियों में थकान आ जाती है, ऐंठन आ जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण शरीर में लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाता है। इसलिए लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण हमें थकान महसूस होती है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, और संभवतः आज का आखिरी सवाल है ये, कि ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट से क्या बनता है। ऑप्शन ए एथेनॉल, ऑप्शन बी CO2, और ऑप्शन सी है लैक्टिक एसिड, और ऑप्शन डी है H2O अर्थात जल। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब मैं पिछले स्लाइड में पढ़ा चुका हूँ, पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि श्वसन दो प्रकार से होता है। एक अक्षीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, दूसरा अनाक्षीय श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, ऑक्सीजन का अभाव अर्थात ऑक्सीजन की कमी हो गई। जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके का अनाक्षी श्वसन प्रारंभ हो गया। जब अनाक्षी श्वसन प्रारंभ हो जाएगा तो आप चूंकि पायरुवेट यहाँ पे, तो पायरुविक अम्ल जो होता है वो पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, जिसके कारण हमको थकान का भी एहसास होने लगता है। पिछले प्रश्न में आपने पढ़ा भी था इस तरीके। इसलिए ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पायरुवेट से क्या बनता है, तो पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बताना ना भूलें आपको कैसा लगा यह वीडियो। लाइक कमेंट करें और अधिक से अधिक लोग जो है शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।